नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश के युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी से कोविड अनुरूप व्यवहार का लगातार पालन करने का आग्रह किया। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, लोगों की सुविधा के लिए पंचायतों में भी आरटीपीएस केंद्र बनाए जाएंगे। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, शिवहर और दरभंगा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल के दौरान चलाए गए जन आंदोलन को भूलना नहीं चाहिए। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस समय देश के नागरिकों के सभी अधिकार छीन लिए गए थे। उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की ये हालत थी कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। मुझे याद है, तब मशहूर गायक किशोर कुमार जी ने सरकार की वाहवाही करने से इनकार किया तो उन पर बैन लगा दिया गया। रेडियो पर से उनकी एंट्री ही हटा दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनेक प्रयासों, हजारों लोगों की गिरफ्तारी और लाखों लोगों पर अत्याचार के बावजूद लोकतंत्र में देशवासियों की आस्था नहीं डगमगाई। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान सौभाग्य से वे भी इस संघर्ष के साक्षी बने और साझीदार रहे। श्री मोदी ने कहा कि आज जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है, तो देशवासियों को आपातकाल के उस भयावह दौर को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा स्टार्टअप से लेकर खेल जगत तक नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। हाल ही में खेलो इंडिया युवा खेलों में देश के खिलाड़ियों ने कई नए रिकॉर्ड बनाए। अभी हाल में ही आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी कुल 12 रिकॉर्ड टूटे हैं। इतना ही नहीं, 11 रिकॉर्ड्स महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हुए हैं। अपनी मेहनत से इन खिलाड़ियों ने बता दिया है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की साख कितनी बढ़ने वाली है। मैं इन सभी खिलाड़ियों को बधाई भी देता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया युवा खेलों की एक और खास बात यह है कि इनमें से कई प्रतिभाएं बहुत साधारण परिवारों से हैं। इन खिलाड़ियों की सफलता में उनके परिवार और माता पिता की बड़ी भूमिका रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा तो बढ़ ही रहा है, साथ ही खेलों की नई पहचान भी बन रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस बार खेलो इंडिया युवा खेलों में 5 स्वदेशी खेल भी शामिल किए गए हैं। ये हैं गतका, थांग ता, योगासन, कलरीपयट्टू और मलखंभ। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की है कि भारत में ऐसे खेलों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसका जन्म सदियों पहले भारत में हुआ था। भारत में एक ऐसे खेल का अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होने जा रहा है जिस खेल का जन्म सदियों पहले हमारे ही देश में हुआ था। ये आयोजन है 28 जुलाई से शुरू हो रहे शतरंज ओलंपियाड का। इस बार शतरंज ओलंपियाड में 180 से भी ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल और फिटनेस की चर्चा तेलंगाना की पूर्णा मालावत के बिना पूरी नहीं हो सकती। 13 वर्षीय पूर्णा ने 7 समिट्स चैलेंज को पूरा कर कामयाबी का एक और परचम लहराया है। प्रधानमंत्री ने मिताली राज का भी उदाहरण दिया, जो भारत की सर्वाधिक प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों में शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से जल संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयास करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के उदयपुर में सैकड़ों वर्ष पुरानी सुल्तान की बावड़ी का उदाहरण दिया। उन्होंने अपने इस मिशन को नाम दिया सुल्तान से सूरतान। आप सोच रहे होंगे कि सूरतान क्या है। दरअसल अपने प्रयासों से युवाओं ने न सिर्फ बावड़ी का कायाकल्प किया, बल्कि इसे संगीत के सुर और तान से भी जोड़ दिया है।
सुल्तान की बावड़ी की सफाई के बाद, उसे सजाने के बाद वहाँ सुर और संगीत का कार्यक्रम होता है। इस बदलाव की इतनी चर्चा है कि विदेश से भी कई लोग इसे देखने आने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। 1 जुलाई को प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा भी शुरू हो रही है। श्री मोदी ने अमरनाथ यात्रा का भी जिक्र किया, जो 30 जून से शुरू हो रही है। ये यात्राएं प्रत्यक्ष रूप से हमें गरीबों की सेवा का अवसर देती है और गरीब के लिए उतनी ही हितकारी होती है। इसलिए तो देश भी अब आध्यात्मिक यात्राओं में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए इतने सारे प्रयास कर रहा है। आप भी ऐसी किसी यात्रा पर जाएंगे तो आपको अध्यात्म के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी दर्शन होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को कोविड से बचाव के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। हमें कोरोना के खिलाफ सावधानी को भी ध्यान रखना है। हालांकि संतोष की बात है कि आज देश के पास वैक्सीन का व्यापक सुरक्षा कवच मौजूद है। हम 200 करोड़ वैक्सीन डोज के करीब पहुंच गए हैं। देश में तेजी से प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा रही है। अगर आपकी 2nd डोज के बाद प्रिकॉशन डोज का समय हो गया है तो आप ये 3रा डोज जरूर लें। खासकर बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोज लगवाएं। हमें हाथों की सफाई और मास्क जैसी जरूरी सावधानी भी बरतनी ही है। हमें बारिश के मौसम में आसपास गंदगी से होने वाली बीमारियों से भी आगाह रहना है। मन की बात कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और अन्य संदेशों को लेकर लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। मैं भार्गवी उत्तर प्रदेश बलिया से बोल रही हूँ। प्रधानमंत्री के संबोधन के कार्यक्रम की बातें हमने बड़े ही गौर से सुनी। उन्होंने प्रकृति के संरक्षण का पूरे देश को एक मैसेज दिया। इससे हमें यह सीख मिली कि कैसे अगर मानव सभ्यता को बचाना है तो पर्यावरण का संरक्षण भी करना जरूरी है। मैं भी अब उनकी इन बातों से प्रेरणा लेकर किसी न किसी कैंपेन का हिस्सा जरूर बनूंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश में डिजिटल संरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। पुणे में मीडिया और मनोरंजन के बदलते परिदृश्य पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री ठाकुर ने कहा कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स एवीजीसी क्षेत्र में भारत मीडिया और मनोरंजन के लिए प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि देश भर में एवीजीसी क्षेत्र के लिए ठोस डिजिटल आधारशिला तैयार हो रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी सहजानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 26 जून 1950 को हुआ था। किसानों के हितों के लिए संघर्षरत सहजानंद एक प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी, सशक्त लेखक और समर्पित क्रांतिकारी थे। सहजानंद सरस्वती का जन्म 22 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। पहले उनका नाम था नवरंग राय। उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन के साथ बिहार में किसान सभा आंदोलन की शुरुआत की। इस सभा ने किसानों को जमींदारों द्वारा उनके अधिकारों के अधिग्रहण के खिलाफ संगठित किया। अप्रैल 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। सहजानंद सरस्वती को इस सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया। एनजी रंगा और ईएमएस नंबूदरीपाद जैसे प्रमुख नेता इस सभा के सदस्य बनाए गए। अगस्त 1936 में किसान घोषणा पत्र जारी किया गया और जमींदारी प्रथा समाप्त करने और ग्रामीण ऋण रद्द किए जाने की मांग की गई। सहजानंद सरस्वती ने 1937-38 में बिहार में बाकाश्त आंदोलन शुरू किया। बाकाश्त का अर्थ था खेती के साथ यानी स्वयं की जोत। ये आंदोलन जमींदारों द्वारा बाकाश्त भूमि से जोतदारों यानी असामियों को हटाए जाने के विरोध में था। इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बिहार काश्तकार अधिनियम और बाकाश्त भूमि कर पारित किया गया।
सहजानंद सरस्वती ने बिहटा की डालमिया शुगर मिल में सफल संघर्ष का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो सुभाष चंद्र बोस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने ब्रिटिश राज द्वारा उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 28 अप्रैल का दिन अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हमारे देश में स्वामी सहजानंद सरस्वती एक ऐसा नाम है जिसकी शपथ और जिसका संकल्प लिया जाना चाहिए। भारत में किसान आंदोलन के निर्विवाद नेता आज वे जन जन के आदर्श और लाखों लोगों के नायक बन गए हैं। उन्हें रामगढ़ में ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया जाना निश्चित रूप से सौभाग्य की बात रही। मेरे लिए एक मित्र, एक चिंतक और मार्गदर्शक के रूप में पाना बहुत बड़ा सम्मान है। स्वामी जी के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए बड़ी संख्या में किसान आंदोलन के अग्रणी नेता फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हैं। सहजानंद सरस्वती का निधन 26 जून 1950 को हुआ। इस महान राष्ट्रवादी किसान नेता को आकाशवाणी समाचार का नमन। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब प्रखंडों के बाद पंचायत स्तर पर भी लोक सेवा अधिकार केंद्र आरटीपीएस खोले जाएंगे। इसके लिए 3100 पंचायत सेवकों की जल्द नियुक्ति की जाएगी। समस्तीपुर में आकाशवाणी से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा राज्य में अगले 5 वर्षों में 70 से 80 हजार करोड़ रुपए विकास योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खर्च की जाने वाली राशि के नियमन के लिए एक मजबूत संरचना स्थापित की जाएगी। इसके लिए बीपीएससी से 400 ऑडिट ऑफिसर देने का अनुरोध किया गया है। ऑडिटिंग का कंसेप्ट नहीं था, मतलब हिसाब किताब करने में अभी भी मैं बोल सकता हूँ कि 32,000 करोड़ का हिसाब मैं ले रहा हूँ और बार बार सीएजी का आग्रह है कि भाई आप जल्दी हिसाब दीजिए। क्योंकि ये काम मुखिया के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा, पंचायत समिति के द्वारा होता है, एक पूरी व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं हम लोग। अब ऑडिट के लिए भी लगभग बीपीएससी से हम लोगों ने आग्रह किया है, लगभग 400 पदाधिकारी हमको उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो सिर्फ ऑडिटिंग का काम ब्लॉक में देखें। इंजीनियरिंग सेल की कल्पना हम लोग चाहते हैं कि आगे खड़े करें और आगे जो 5 वर्ष तक जो यहाँ के लोग प्रतिनिधि खर्चा करेंगे, पंचायती राज विभाग के माध्यम से लगभग 70 से 80 हजार करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। तो ये सीधा जनता के द्वारा, चुने हुए लोगों के द्वारा खर्च, उसको पूरा मैकेनिज्म में लाना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए आवेदन की तारीख घोषित कर दी है। बोर्ड की सूचना के अनुसार कल से 19 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन 2 चरण में होगा। पहले चरण में पंजीकरण और दूसरे चरण में परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य के सरकारी तथा निजी प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थानों में डीएलएड पाठ्यक्रम 2022-24 के लिए नामांकन लिया जाएगा। प्रदेश में लगातार चौथे दिन कोविड के 100 से अधिक मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल 24 जिलों से 155 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक पटना से 61 मामले सामने आए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में युवाओं ने महामारी से बचाव को लेकर और अधिक सतर्कता बरतने की अपील की है। मेरा नाम अंजलि राज है और मैं पटना से हूँ। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए और हमें बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाना चाहिए और सैनिटाइजर का बखूबी प्रयोग करना चाहिए। और जिसने भी अपना बूस्टर डोज नहीं लिया है उन्हें अपना बूस्टर डोज लेना चाहिए और ध्यान रहे 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। मैं आबिदा अफरीन पटना से। कोविड का मामला लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इस पर काबू पाने के लिए हमें सैनिटाइजर, मास्क का प्रयोग जरूर करें और 2 गज दूरी बनाए रखें और इस बारे में अपने दोस्तों और पड़ोसियों को जरूर बताएं ताकि हम सब मिलकर इस बीमारी से लड़ पाएं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और दरभंगा जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक नीरज चंद ने बताया कि 28 और 29 जून को राज्य में उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी भाग के 1 या 2 स्थानों पर एवं शेष भाग के कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली एवं मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। तदुपरांत दूसरे दिन अर्थात 27 जून 2022 को सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी एवं दरभंगा जिले के 1-2 स्थानों पर मध्यम मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की चेतावनी है। पटना में खेली गई चौथी राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी प्रतियोगिता के फाइनल में आज कर्नाटक ने बिहार को हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश के युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी से कोविड अनुरूप व्यवहार का लगातार पालन करने का आग्रह किया। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, लोगों की सुविधा के लिए पंचायतों में भी आरटीपीएस केंद्र बनाए जाएंगे। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, शिवहर और दरभंगा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।